नमस्कार, 15 शहर 15 रिपोर्टर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कमरुद्दीन खान। चलिए आपको दिखाते हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के 15 बड़े शहरों की 15 बड़ी खबरें। राजगढ़ के थप्पड़ कांड को लेकर प्रदेश का सियासी पारा पूरे उफान पर है। बीजेपी ने अब इस मुद्दे को केश कराने की तैयारी कर ली है। बीजेपी के तमाम बड़े नेता आज राजगढ़ पहुंचे और कलेक्टर निधि निवेदिता के खिलाफ गिरफ्तारी की मांग की। बीजेपी का आरोप है कि कलेक्टर ने सिविल आचरण संहिता का उल्लंघन किया है और कलेक्टर के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होना चाहिए। वहीं बीजेपी की मांग पर प्रदेश सरकार के मंत्री जीतू पटवारी सामने आए। मंत्री जीतू पटवारी ने भी बीजेपी नेताओं की एक सूची जारी की। रविवार को बीजेपी नेताओं के सीएए के समर्थन में राजगढ़ में निकाली गई रैली में शामिल बीजेपी नेताओं के आचरण पर मंत्री जीतू पटवारी ने भी सवाल खड़े किए हैं। मंत्री जीतू पटवारी के मुताबिक जो नेता रैली में शामिल हुए उनके खिलाफ आपराधिक प्रकरण दर्ज है और इन्हीं नेताओं ने महिला अफसरों के साथ बदसलूकी की। हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर प्रदेश में सियासत चरम पर है और इसी पूरे मामले को लेकर मध्य प्रदेश प्रशासनिक अफसर अब महिला कलेक्टर और अफसर के समर्थन में उतर आए हैं और साथ ही जजेस प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग की जा रही है। बहरहाल अब इस पूरे मामले के जल्द थमने के आसार नहीं हैं। बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री बद्रीलाल यादव ने राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता को लेकर विवादित टिप्पणी की है। ये टिप्पणी उन्होंने उस वक्त की जब बीजेपी के तमाम नेता कलेक्टर के खिलाफ राजगढ़ में जुटे थे। बीजेपी के नेता और पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव ने राजगढ़ कलेक्टर निधि निवेदिता को लेकर विवादित टिप्पणी की है। ये टिप्पणी उन्होंने उस वक्त की जब बीजेपी के तमाम नेता राजगढ़ में कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग को लेकर इकट्ठा हुए थे। बद्री यादव मंच से वहां मौजूद कार्यकर्ताओं को संबोधित कर रहे थे। इसी दौरान उन्होंने कलेक्टर निधि निवेदिता को लेकर अभद्र टिप्पणी कर दी। इस टिप्पणी के बाद अब कांग्रेस बीजेपी पर एक बार फिर हमलावर हो गई है। कांग्रेस ने बद्रीलाल यादव के बहाने पूरी बीजेपी पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी नेता अधिकारियों के साथ व्यवहार कैसा किया जाना चाहिए ये नहीं जानते। आपको बता दें कि राजगढ़ में बीजेपी नेताओं और कलेक्टर के बीच विवाद चल रहा है। बीजेपी के नेता कलेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने को लेकर एक बड़ा प्रदर्शन राजगढ़ में कर रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब किसी नेता की ओर से अधिकारियों को लेकर कोई विवादित टिप्पणी की गई हो, लेकिन सवाल ये है कि क्या महिला अधिकारियों को लेकर नेताओं के इस तरीके के बयान को किसी भी सूरत में जायज ठहराया जा सकता है। राजगढ़ थप्पड़ कांड की गूंज अब पूरे प्रदेश में सुनाई दे रही है। एक और जहां बीजेपी ने इसको लेकर राजगढ़ में रोड शो किया है, तो वहीं इंदौर हाई कोर्ट ने मध्य प्रदेश सरकार को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। राजगढ़ में हुए घटनाक्रम को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एडवोकेट हर्षवर्धन शर्मा की ओर से एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिस पर पूर्व उप महाधिवक्ता पुष्पमित्र भार्गव ने पक्ष रखते हुए कलेक्टर के कृत्य को असंवैधानिक करार देते हुए कार्रवाई की मांग की, जिस पर कलेक्टर निधि निवेदिता के बचाव में अतिरिक्त महाधिवक्ता रविंद्र सिंह छावड़ा ने तर्क दिया कि पहले महिला अधिकारी की चोटी खींची गई, जिस पर यह घटना घटित हुई। वहीं राजगढ़ के निवासी उच्च न्यायालय के वकील हर्षवर्धन शर्मा ने कलेक्टर निधि निवेदिता व डिप्टी कलेक्टर प्रिया वर्मा के द्वारा मारपीट करने के कृत्य को गलत बताते हुए कहा कि ये शांतिप्रिय कार्यक्रम को अप्रत्याशित दुखद घटना में बदल देने के लिए कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर जिम्मेदार हैं। हाईकोर्ट में दायर जनहित याचिका में मुख्य आधार लिया गया कि कलेक्टर द्वारा सीए के विरोध में होने वाले कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं डाला गया, लेकिन सीए के समर्थन में निकल रही तिरंगा यात्रा के सदस्यों को थप्पड़ मारकर व कॉलर पकड़कर सड़कों पर घसीटा गया। याचिकाकर्ता द्वारा यह भी आधार लिया गया कि संपूर्ण घटनाक्रम की वीडियोग्राफी में सिर्फ कलेक्टर लोगों के साथ मारपीट करते हुए नजर आ रही हैं। याचिका में यह भी मांग की गई कि कलेक्टर निधि निवेदिता के मजिस्ट्रियल पावर्स वापस लिए जाएं। राजगढ़ में बिना वजह लगाई गई धारा 144 के आदेश को निरस्त किया जाए। राजगढ़ में हुए घटनाक्रम को लेकर बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल आमने सामने हैं और दोनों ओर से आरोप प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। एक और जहां कांग्रेस कलेक्टर के पक्ष में खड़ी दिखाई दे रही है, तो वहीं बीजेपी कलेक्टर पर एफआईआर दर्ज करने की मांग कर रही है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि ये लोग सत्ता के नशे में चूर हो गए हैं। ऐसे मंत्री और ऐसी सरकार मैंने आज तक नहीं देखी है। ऐसे लोग मंत्री बनने के काबिल नहीं हैं। देवास जिले में जिला योजना समिति की बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री जीतू पटवारी और सांसद
महेंद्र सिंह सोलंकी के बीच बहस हुई थी। बहस को लेकर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ सरकार और मंत्री को घेरा है। पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ने हमला बोलते हुए कहा कि मंत्री का पद संवैधानिक पद होता है। मंत्री को बंगला और गाड़ी मिली है, अधिकार मिले हैं तो किसी को अपमानित करने के लिए, डांटने के लिए, भगाने के लिए, इस सब के लिए नहीं है, बल्कि प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण के लिए है। ये लोग सत्ता के नशे में ऐसे चूर हो गए हैं कि कुछ दिखाई नहीं देता है। सांसद को बाहर करो, साधारण कार्यकर्ता बैठते हैं आम बैठकों में, जिला योजना समिति की बैठकों में, और सांसद विधायकों को जगह नहीं मिलती है विपक्ष के। आखिर बैठकों में भी कोई नियम प्रक्रिया होती है कि नहीं? ऐसी सरकार और मंत्री मैंने तो नहीं देखे हैं अब तक। ऐसे लोग मंत्री के काबिल नहीं हैं। उच्च शिक्षा मंत्री जितू पटवारी ने पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान को जवाब देते हुए कहा कि ये तो मुख्यमंत्री कमलनाथ को तय करना है कि मैं मंत्री बनने लायक हूँ या नहीं, या फिर और ऊपर तक जाने के लायक हूँ या नहीं। पवई विधानसभा सीट से विधायक प्रहलाद लोधी की याचिका पर एक बार फिर सुनवाई टल गई है। अधिवक्ताओं के हाजिर न होने के चलते अदालत ने अब मामले की अगली सुनवाई 18 मार्च को नियत की है। गौरतलब है कि 7 नवंबर को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने भोपाल की विशेष अदालत द्वारा मारपीट के मामले में सुनाई गई 2 साल की सजा पर रोक लगा दी थी। 2014 में तहसीलदार से मारपीट मामले में पवई सीट से विधायक प्रहलाद लोधी को भोपाल की विशेष अदालत ने दोषी मानते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस बीच फैसला आने के बाद लोधी को जमानत मिल गई और फैसले के खिलाफ अपील करने 12 दिसंबर तक का समय दिया गया था। भोपाल की विशेष अदालत से फैसला आने के तुरंत बाद विधानसभा अध्यक्ष ने प्रहलाद लोधी की सजा को निरस्त कर उन्हें दी जाने वाली तमाम सुविधाओं को भी खत्म कर दिया। भोपाल जिला अदालत के फैसले के विरोध में प्रहलाद लोधी हाईकोर्ट की शरण में पहुंचे थे, जहां उन्होंने अपना पक्ष रखा। सुनवाई के दौरान बर्खास्त विधायक प्रहलाद लोधी के आवेदन पर हाईकोर्ट ने अंतरिम राहत दे दी थी और 7 जनवरी 2020 तक सजा पर रोक लगा दी थी। पहले 7 जनवरी और अब 22 जनवरी यानी 2 बार से लगातार सुनवाई टलती जा रही है। बहरहाल एक लंबा वक्त अब प्रहलाद लोधी के पास है, जब तक उन्हें दी गई राहत बरकरार रहेगी। ग्वालियर में आज से न्यूज़ 18 क्रिकेट प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ। 4 दिनों तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में ग्वालियर चंबल अंचल की 8 मशहूर टीमें अपना खेल दिखाएंगी। ग्वालियर के ITM क्रिकेट ग्राउंड पर आज से न्यूज़ 18 प्रीमियर लीग का शुभारंभ हुआ। 4 दिनों तक चलने वाली न्यूज़ 18 क्रिकेट प्रीमियर लीग में ग्वालियर चंबल अंचल के 8 संस्थानों की टीमें भाग ले रही है। इन टीमों के बीच रोजाना 2 मैच खेले जाएंगे। आज न्यूज़ 18 क्रिकेट प्रीमियर लीग का शुभारंभ कैबिनेट मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने किया। इस दौरान मंत्री तोमर ने भी क्रिकेट में हाथ आजमाए और कहा कि न्यूज़ 18 की यह अच्छी पहल है। तो वहीं इसमें भाग लेने आई टीमों के खिलाड़ियों ने भी टूर्नामेंट की तारीफ करते हुए कहा कि ऐसे टूर्नामेंट से खिलाड़ियों के साथ ही जॉब करने वाले लोगों को भी खेल गतिविधियों में भाग लेने का मौका मिल रहा है। ITM क्रिकेट ग्राउंड BCCI से अप्रूव्ड है। इससे पहले इस ग्राउंड पर BCCI की विजी ट्रॉफी सहित कई प्रतियोगिताओं के मैच हो चुके हैं और अब न्यूज़ 18 क्रिकेट प्रीमियर लीग के मैच इस पर खेले जा रहे हैं। न्यूज़ 18 द्वारा आयोजित क्रिकेट प्रीमियर लीग का समापन 25 जनवरी को होगा। इस क्रिकेट प्रीमियर लीग में आने वाले खिलाड़ियों का मानना है कि ऐसी प्रतियोगिताओं से न सिर्फ उन्हें खेलने का मौका मिल रहा है, बल्कि काम के दौरान कुछ पल सुकून के भी महसूस हो रहे हैं। बिना प्रतिभा के कैसे पूरी दुनिया में शोहरत पाई जाए, और इसी सनक के चलते नौजवान टिकटॉक पर अपने वीडियो पोस्ट करते हैं और उलूल जुलूल वीडियो के माध्यम से वे पूरी दुनिया में शोहरत पाना चाहते हैं, और इसी सनक का शिकार नीमच भी हो चुका है। ये चोपड़ा चौराहा है, जिसे अब लोग टिकटॉक चौराहा के नाम से जानते हैं। यहाँ पर नौजवान आते हैं, बाइक और कार पर जानलेवा स्टंट करते हैं, उलूल जुलूल वीडियो बनाते हैं और उन वीडियो को टिकटॉक पर पोस्ट करके पूरी दुनिया में शोहरत पाना चाहते हैं। लेकिन अफसोस की बात यह है कि नौजवानों का ये गैर कानूनी काम पुलिस प्रशासन मूक दर्शक बनकर देखता है। आज तक पुलिस ने इन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि नीमच में पहले 2 बार ऐसा हो चुका है कि इस सनक के चलते 2 नौजवानों की जान जाते जाते बची। दिल्ली के शाहीन बाग की तर्ज पर अलीराजपुर के कुम्हारवाड़े में भी पिछले 4 दिनों से महिलाएं प्रोटेस्ट कर रही हैं। इन महिलाओं को लगातार लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है। ये प्रोटेस्ट जो है कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने शुरू किया था, लेकिन आज ये हुजूम बढ़ता ही जा रहा है। लगातार इसमें लोगों का समर्थन मिलता जा रहा है और आज कांग्रेस का भी समर्थन मिल गया और बड़ी संख्या में कांग्रेस के कार्यकर्ता इन महिलाओं से मिलने आए और इनको आश्वासन दिया
कि आपसे हम कंधे से कंधा मिलाकर आपके इस प्रोटेस्ट में साथ देंगे। अब देखना ये होगा कि ये महिलाओं का प्रोटेस्ट कब तक जारी रहता है और क्या केंद्र सरकार CAA बिल पर क्या फैसला लेती है। एक तरफ प्रदेश सरकार माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई की बात करती है, वहीं डिंडौरी जिले में रेत माफिया ने कांग्रेस नेत्री चंद्रकला परस्ते को जान से मारने की धमकी दी है। न सिर्फ जान से मारने की धमकी दी गई है बल्कि एसिड डालकर जलाने की बात भी कही गई है। कांग्रेस नेत्री ने इस पूरे मामले की शिकायत कोतवाली पुलिस से लेकर कलेक्टर से की है। अब देखना यह है कि इस पूरे मामले को प्रशासन कितनी गंभीरता से लेता है और क्या कार्रवाई करता है। दरअसल पूरा मामला दीवारी रेत खदान से जुड़ा हुआ है, जहां पर लगातार अवैध उत्खनन की शिकायतें मिल रही हैं और इसी बात की शिकायत कांग्रेस नेत्री ने स्थानीय प्रशासन से की थी, जिसको लेकर रेत माफिया ने कांग्रेस नेत्री को जान से मारने के लिए धमकाया है। जिले के प्रभारी मंत्री तरुण भानोट आज डिंडौरी जिले के दौरे पर हैं और कांग्रेस नेत्री चंद्रकला परस्ते आज उनसे शिकायत करने के लिए भी पहुंची हैं। तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि डिंडौरी जिले में माफिया दमन दल और माफियाओं के खिलाफ कितनी संजीदगी से कार्रवाई की जा रही है। पन्ना टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या बढ़ी। यहाँ पर 90 से भी अधिक हो चुके हैं तेंदुए। तेंदुओं की संख्या बढ़ने से पर्यटकों को आसानी से दिख रहे हैं अब तेंदुए। पन्ना टाइगर रिजर्व में इन दिनों टाइगरों के साथ साथ तेंदुओं की संख्या में भी अपार वृद्धि हो रही है। वर्ष 2010 में यहाँ पर टाइगरों की संख्या 0 हो गई थी। बाघ पुनर्स्थापना योजना के बाद यहाँ पर टाइगरों का कुनवा 50 से के भी ऊपर पार कर चुका है। साथ ही यहाँ पर तेंदुओं की संख्या में भी अब वृद्धि हो रही है। यहाँ पर तेंदुओं की संख्या 90 के पार हो चुकी है। इतना ही नहीं, शर्मीला व खूंखार जाति का यह प्राणी यहाँ आने वाले पर्यटकों को दीदार देने में आगे आ चुका है। प्रायः मध्य प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्वों में बाघों के दीदार तो आसानी से हो जाते हैं, परंतु प्रदेश का एकमात्र पन्ना टाइगर रिजर्व है जहाँ तेंदुओं के दीदार पर्यटकों को पन्ना में आसानी से हो रहे हैं। यहाँ कभी घनी झाड़ियों के बीच में तेंदुआ या कभी सड़क पर आसानी से दिख जाता है और पर्यटकों को रोमांचित भी कर रहा है। हम आपको बता दें कि मध्य प्रदेश को बाघ प्रदेश बनाने में पन्ना टाइगर रिजर्व की अहम भूमिका है और अब यहाँ पर तेंदुओं की संख्या में इजाफा होने से वन्य प्राणी प्रेमियों में भी अच्छा खासा उत्साह देखा जा रहा है। ब्रेक के बाद हाजिर हूं। चलिए फिर से शुरू करते हैं 15 शहर 15 रिपोर्टर। बजट पेश होने से पहले बजट प्रस्तावों पर चर्चा के दौरान आज मुख्यमंत्री भूपेश बघेल स्वास्थ्य की लचर व्यवस्था को लेकर नाराजगी जाहिर की। मुख्यमंत्री ने कहा कि बजट की कमी के आड़े स्वास्थ्य सुविधाओं से समझौता नहीं किया जाएगा। हर क्षेत्र में, चाहे बस्तर हो, सरगुजा हो या फिर मैदानी इलाके हो, सभी क्षेत्रों में बेहतर सुविधाएं मिले स्वास्थ्य के प्रति, इसलिए सरकार और बेहतर काम करेगी। साथ ही साथ ग्रामीण विकास को लेकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए भी बजट प्रस्तावों पर लंबी चर्चा की गई और इन सब के अलावा मनरेगा के कार्य में बढ़ोतरी और लंबित भुगतान में तेजी और साथ ही साथ तत्काल भुगतान की सुविधा को लेकर भी लंबी बातचीत की गई। बहरहाल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री बतौर वित्त मंत्री सभी मंत्रियों से चर्चा करके बजट प्रस्तावों पर चर्चा कर रहे हैं ताकि आने वाले समय में जब राज्य का बजट पेश हो तो उस समय मंत्रियों के विभाग के अनुरूप, उनसे मिले फीडबैक के अनुरूप और जनता के अनुरूप बजट तैयार हो सके ताकि वो बजट आने वाले समय में छत्तीसगढ़ के लिए विकास के में मील का पत्थर साबित हो सके। बहरहाल देखना होगा इन तमाम चर्चाओं के बाद पेश होने वाले बजट में क्या कुछ खास होता है। धान के समर्थन मूल्य को लेकर जिस तरह से प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने जो किसानों से वायदे किए थे कि जिस तरह से 2500 रुपए प्रति क्विंटल हिसाब से धान खरीदी करेंगे, लेकिन जिस तरह से समर्थन मूल्य को लेकर जो तकरार हुई थी पिछले दिनों केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच, उसके बाद जिस तरह से अब जो उप मंत्रिमंडल समिति की जो तय की गई है, मंत्री लगातार प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। कल से ये दौरा शुरू होगा, बिलासपुर से जो ये दौरा शुरू होगा और सभी अलग अलग धान खरीदी केंद्रों पे जाएंगे, वहां पर किसानों से बातचीत करेंगे, किसान के जो संगठन है उनसे बातचीत करेंगे और जो समर्थन मूल्य जो 2500 रुपए तय किया गया था, जो अंतर की राशि है अभी जिस तरह से 1815 1835 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से धान खरीदी की जा रही है और जो 2500 रुपए जो देने का वादा राज्य सरकार ने किया था कांग्रेस की, तो उस पर जो अंतर की राशि है उसको लेकर बातचीत करेंगे किसानों के साथ में। जो अलग अलग संगठन है किसान के, उनसे बातचीत करेंगे और जो समिति बनाई गई है वो लगातार दौरा करेगी और कल से इसकी शुरुआत बिलासपुर जिले से हो रही है। अब देखना यह होगा कि जिस तरह से वो जो उप समिति बनाई गई है मंत्रिमंडल की, उसको रिपोर्ट जब सौंपी जाएगी, मुख्यमंत्री को सौंपेगी, उसके बाद किस तरह से इसमें निर्णय लिया जाता है ये देखने वाली बात होगी। दंडकरण स्पेशल जोलन कमेटी का सदस्य पापा राव उर्फ कुंडम राव, जो कि
सुकमा जिले का रहने वाला है, उसकी हाल फिलहाल में मौत हो गई है। और मौत के पीछे की वजह जो सामने आ रही है उसमें ये बताया जा रहा है कि काफ़ी लंबे समय से पापा राव किडनी की बीमारी से ग्रसित था और 4 दिन पहले वो अपने ससुराल गया हुआ था सरपंच पारा, जहाँ पर उसकी मौत हो गई है। ऐसी जानकारी मिल रही है सूत्रों के हवाले से कि पापा राव को वहीं पर दफना भी दिया गया है। हालांकि सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े हुए आला अधिकारी अभी इस बात की पुष्टि नहीं कर रहे हैं और उसके पीछे वजह यही बताई जा रही है कि पापा राव जो है, इससे पहले भी इस तरह की मौत की खबरें उड़ी थी, जब एक बार ये बता दिया गया था कि पापा राव की सांप काटने से मौत हो गई है। और इन तमाम बातों को देखते हुए सुरक्षा अधिकारी अब जल्दबाजी में कोई भी ऐसा बयान नहीं देना चाहते हैं। तेलंगाना की बात करें या महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश और छत्तीसगढ़ पुलिस की बात करें तो तमाम जो पुलिस महकमा है उनके पास इस तरह की जानकारी आई है कि नक्सली कमांडर जो है पापा राव की मौत हो चुकी है, लेकिन अभी अधिकृत पुष्टि कोई भी नहीं कर रहा है। पापा राव के बारे में बता दें कि 25 लाख का इनाम उस पर घोषित था। इसके अलावा AK-47 राइफल जो है वो लेकर के चलता था। 2010 में जो ताड़मेटला कांड हुआ था उसमें 76 CRPF के जवान मारे गए थे, उसका मास्टरमाइंड भी पापा राव को माना जाता है। माना यह जा रहा है कि अगर पापा राव की मौत हुई होगी तो इसमें नक्सल संगठन को काफ़ी बड़ा झटका लगने की संभावना जताई जा रही है, क्योंकि हाल फिलहाल में रमन्ना की भी मौत हुई थी और ऐसे में लगातार एक के बाद एक बड़े जो लीडर मारे जा रहे हैं, चाहे वो स्वाभाविक मौत से हो या फिर एनकाउंटर से। ऐसे में ये माना जा रहा है कि नक्सल संगठन को इसलिए भी झटका लगेगा क्योंकि अब गति देने वाले जो बड़े नेता हैं वो धीरे धीरे मौत के मुंह में समाते चले जा रहे हैं। धमतरी में बीते दिनों पुलिस ने 3 फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार किया था। तीनों पर आरोप था कि ये दुधावा क्षेत्र में काम करने वाले एक मछली ठेकेदार और उसके कर्मचारियों को हथियारों के दम पर डरा धमका कर उनसे 60,000 रुपये रंगदारी वसूलने की कोशिश में थे। कई महीनों तक इनकी कोशिश चलने के बाद आखिरकार परेशान होकर मछली ठेकेदार ने पुलिस में शिकायत की। इसके बाद पुलिस ने रणनीति बनाकर घेराबंदी की और तीनों फर्जी नक्सलियों को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन इसमें इससे भी बड़ा खुलासा अब जाकर ये हुआ है कि इन तीनों में से एक फर्जी नक्सली है जो कि पुलिस का कर्मचारी है। जी हाँ, पुलिस की गोपनीय शाखा यानी कि SIB में पदस्थ रॉबिन लकड़ा भी फर्जी नक्सली बनकर इलाके में लोगों को डराता धमकाता रहा था और इसका खुलासा अब जाकर हुआ है। इसमें एक महत्वपूर्ण बात और कि पुलिस अब तक इस जानकारी को दबाने की कोशिश कर रही थी। पुलिस ये ठीक से बयान नहीं दे रही थी कि आखिरकार 3 जो फर्जी नक्सली गिरफ्तार हुए हैं वो है कौन, उसकी शिनाख्ती क्या है, ना ही फ़ोटो जारी किए। हमारे बार बार पूछे जाने के बाद भी पुलिस के आला अफसर इस मामले में कुछ भी खुलकर बोलने से बचते रहे। लेकिन अब जाकर धमतरी के पुलिस के एडिशनल SP ने इस बात को स्वीकार किया है कि 3 फर्जी नक्सलियों में से एक पुलिस का कर्मचारी है। अब ये कर्मचारी जेल में है, लेकिन विभागीय तौर पर इसके ऊपर क्या कार्रवाई की गई है ये अभी तक साफ नहीं हुआ है। लेकिन अब ये पुलिस के लिए ज़्यादा बड़ी चिंता की बात है कि जो असली नक्सली हैं वो तो अपनी जगह है, लेकिन पुलिस विभाग का ही कोई कर्मचारी अगर नक्सली बनकर लोगों को डराने धमकाने लगे तो आम जनता किस पर भरोसा करे। जंगल के राजा शेर नाम सुनते ही अच्छे को पसीना छूट जाता है। जी हाँ, इस समय मौजूद है मैनखड़े के वो बिहड़ जंगल में जहाँ पे बाघ की चहलकदमी की सूचना मिले हैं। देख सकते हैं यहाँ पर पूरा बनकर भी हम पहुँचे हैं जहाँ पे बाघ आने की बात कही जा रही है, क्योंकि कहा जा रहा है कि जो बाघ है बालोद जिले में था और आज सुबह सुबह यही यहाँ से वो निकल कर कांकेर जिले में प्रवेश की। इसका पद चिन्ह आप देख रही हैं ताज़ा है। ये बताया जा रहा है कि सवेरे सवेरे ये जो बाघ है यहाँ से चल के गए अपने कांकेर जिले में प्रवेश किया है। हमारे साथ यहाँ पर कुछ बनकर भी मौजूद है, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। सर, ये जो आज जो बाघ का बात कही जा रही है, अभी बाघ का क्या लोकेशन है और क्या कहेंगे? बाघ अभी डौंडी परिक्षेत्र जो वन मंडल बालोद के अंतर्गत डौंडी परिक्षेत्र के कंपार्टमेंट 127 से होते हुए हमारे चारमा परिक्षेत्र के मैनखड़ा ग्राम के समीप कंपार्टमेंट क्या 194 बता रहे हैं 95 इससे गुजरा हुआ है। आज प्रातः गुजरने का पद चिन्ह है जो मैनखड़ा बांध होते हुए अपने परिसर किशनपुरी के अंतर्गत ग्राम भोथा वाले जंगल में प्रवेश कर चुके हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है पद चिन्ह के हिसाब से। निश्चित रूप से देख सकते हैं ये मैनखड़े के बिहार का जंगल है और इसी जंगल से बताया जा रहा है कि जो बाघ है ये बालोद जिला से होते हुए कांकेर जिले में प्रवेश कर चुका है और वन विभाग ने लोगों को एहतियात बरतने के लिए ऊपर मुनादी कराया गया ताकि कोई भी व्यक्ति जंगल की तरफ ना आए, क्योंकि ये बाघ है, बाघ कभी भी कुछ हादसा कर सकता है। जीवानंद हलदार, न्यूज 18 छत्तीसगढ़, मैनखड़ा। 15 शहर 15 रिपोर्टर में तो इतना ही, लेकिन अब बात करेंगे जल संकट की। जल संकट से उबरने के लिए भारत सरकार की तरफ से कई स्तर पर काम शुरू किया गया। भारत सरकार के इस प्रयासों को सैकड़ों जल नायक आगे बढ़ा रहे हैं।
पूरे विश्व के साथ साथ भारत में भी पानी से होने वाली बीमारियों की समस्या एक बहुत बड़ी समस्या है। भारत में पानी से होने वाली बीमारियों के लगभग 3.8 करोड़ मामले हैं, जिसका खमियाजा 7.4 करोड़ कार्य दिवस खोकर होता है। भूजल का उपयोग करीब 40-50 करोड़ लोगों के द्वारा पीने योग्य प्रयोजनों के लिए किया जाता है। आप समस्या की भयावहता को समझ सकते हैं। जब मेरे बच्चे को दस्त लग जाते हैं तो ये मेरे लिए बहुत कठिन होता है। बच्चा बहुत रोता है, हमें उसके साथ अधिक समय बिताना पड़ता है और उन दिनों के लिए हमारी कमाई भी एक ठहराव पर आ जाती है। इसीलिए हम तरल टेक रिएक्टर के साथ आए हैं। यहाँ पर आपको ऊपर के 7 बोर्ड खोलने हैं और ऐसा करने में आपको 1 घंटे से भी कम समय लगेगा। आपको इसको एक बार फिर से जोड़ना है और राइजर पाइप में इसे खिसका देना है। इसके बाद हम पानी चलाते हैं और इसके लिए किसी बिजली या उससे संबंधित किसी चीज की आवश्यकता नहीं होती है। इसे 60 साल की महिलाएं तक भी संभाल सकती हैं और जो बुलबुले बनते हैं वो बहने वाले तरल पदार्थ के मार्ग पर सभी बिंदुओं पर गिरते हैं और शॉक वेव्स भेजते हैं, जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म को लेसरेट करता है, जो आमतौर पर डायरिया, हैजा या टाइफाइड जैसे पानी के रोगों का कारण बनता है। अभी ये सिस्टम लगने के बाद पानी साफ हो गया है और खराब पानी से होने वाली बीमारियां कम हो गई हैं। ये टेक्नोलॉजी सभी तरह के सामाजिक स्तर पर उपलब्ध है। हमने पहले ही लगभग 10 लाख यूजर्स को सीधे सुरक्षित पेयजल प्रदान किया है और ये सिर्फ कुछ हजार की संख्या में बेचने से संभव हुआ। तो आप कल्पना कर सकते हैं कि भारत के 1.3 करोड़ हैंड पंपों को तो वाकई में वो एक बहुत बड़ा परिवर्तन होगा। आगे भी खबरें लगातार जारी रहेंगी।